पिछला लेक्चर हमने अक्षांश और देशांतर पर बनाया था और आज का जो लेक्चर है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए, जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो ज्योग्राफी के अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं? हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स ज्योग्राफी में क्या कवर होता है? आपने पर्वतों के बारे में पढ़ा, आपने नदियों के बारे में पढ़ा, आपने ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ा, आपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, आपने खनिजों के बारे में पढ़ा, आपने परिवहन के बारे में पढ़ा। आप इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और अगर आप गौर करें तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ें होती हैं उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आज हम जो चैप्टर लेकर चल रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के भीतर क्या है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर जानना इतना जरूरी क्यों हमारे लिए? मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से वो क्लियर कर दूं। देखिए, क्या होता है कि जैसे कि कभी कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास गया, वो कह रहा है कि मेरे मुंह में माउथ अल्सर हो गया है, वो कह रहा है कि मेरे पिंपल्स हो गए या मुझे सर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उससे क्या पूछता है कि भैया आपने क्या खाया, और उसके हिसाब से वो बताता है कि आपने जंक फूड खा लिए, आपने ये खा लिया, उससे आपके पेट में क्या हो गई? गर्मी हो गई, आपका पेट खराब हो गया और उस पेट के कारण जो है ये सारे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आपके चेहरे पर पड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही पृथ्वी के बारे में भी होता है। पृथ्वी के भीतर जब कुछ चीज़ें चलेंगी, पृथ्वी के भीतर बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं, उसका जो इफेक्ट होगा वो पृथ्वी के बाहर भी पड़ता है। इसलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है कि हम पृथ्वी के अंदर जाके पता कर सकें, क्योंकि पृथ्वी के भीतर जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल से आप अगर 5-6 किलोमीटर के अंदर भी अगर आप ड्रिल करते हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, लेकिन जितने हमारे पास स्रोत हैं उनके माध्यम से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, उसके पृथ्वी की बाह्य सतह पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आज हम पढ़ रहे हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? दो माध्यम होते हैं। हम दो माध्यमों से बेसिकली पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। पहली चीज, ठीक है, पहला क्या होता है? पहला होता है अप्राकृतिक स्रोत, यानी कि आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है, आपके पास अप्राकृतिक स्रोत जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपके पास प्राकृतिक स्रोत, यानी कि प्राकृतिक सोर्सेस, यानी कि आपके पास नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस। मैं इन दोनों में पहले क्लियर कर देंगे कि हम पढ़ते क्या हैं, किस किस माध्यम से हम पृथ्वी के भीतर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जब आप आर्टिफिशियल सोर्सेस पढ़ेंगे तो इसमें बेसिकली 3 चीजें आती हैं। 3 चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है। सबसे पहला होता है डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास टेम्परेचर, और तीसरा होता है आपके पास प्रेशर। ठीक है, घनत्व, तापमान और दाब, ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप ये 3 ऐसे माध्यम हैं जिनसे आप पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। दूसरा, नेचुरल सोर्सेज के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो पृथ्वी के भीतर के बारे में बताता है वह है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास वॉल्केनिज्म, यानी कि आपके पास ज्वालामुखी। ठीक है, तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत वैसे अर्थक्वेक होता है, जिस पर हम अभी आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी सबसे पहले आर्टिफिशियल सोर्सेज की ओर जाते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज में हमारे पास 3 चीजें हैं, डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। इनके माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं आप देखिए, पृथ्वी क्या है? एक गोल एक आपके पास बिल्कुल नारंगी की भांति एक संरचना है।
अब अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले पृथ्वी की रेडियस के बारे में जानना होगा। सबसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि पृथ्वी की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस कितनी है, ठीक है। तो अर्थ की जो रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। बहुत सारी बुक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर 370 किलोमीटर भी लिखा होता है, ठीक है। 6371 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से हम एक पीस को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। मान लो कि हमने ये पीस अलग कर दिया। अब हम इस पार्ट के बारे में जानेंगे तो हम पूरे अर्थ के कोर तक क्या क्या गतिविधियां होती हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो भाग है आपके ऊपर जहां हम खड़े रहते हैं, मान लो कि यहां आप क्या हैं, खड़े हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। और ये भाग है पृथ्वी का कोर। ये क्या है, कोर। यानी कि क्रस्ट से लेकर कोर तक क्या क्या पृथ्वी के अंदर क्या क्या चलता है, ठीक है, उसके बारे में ही आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम डेंसिटी को उठा रहे हैं। सबसे पहले किसको उठा रहे हैं, डेंसिटी को, घनत्व को। आप जानते हैं घनत्व किसे कहते हैं और किसका घनत्व ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, ये आपने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा, उतना ज़्यादा आपकी डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखिए घनत्व को कैसे समझेंगे, पहले बेसिकली मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं और आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट होने चाहिए कि मैं इसमें पढ़ क्या रहा हूँ, मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो देखो डेंसिटी, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के सरफेस से, ठीक है, यानी कि क्रस्ट से अगर हम अर्थ के कोर की ओर लगातार अंदर जाए तो हमारे पास जो डेंसिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि ऑप्शन में दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन कि वो इंक्रीज होती है, सेकंड ऑप्शन कि वो डिक्रीज होती है, थर्ड ऑप्शन में लिख सकता है कि पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, और फोर्थ ऑप्शन में वो ये आपके लिख दे कि इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बहुत दफे पेपरों में पूछा गया है। कैसे पता लगाएंगे, देखो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, एक मिट्टी की डेंसिटी ज़्यादा होगी या लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो जितनी हार्ड मेटल होगा उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होगी। तो लोहे की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मिट्टी की क्या होती है, कम होती है। अब देखिए जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो होती है 2.7 से लेकर 2.9, ठीक है, 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर भी वो लिख सकते हैं, जो इसका एसआई यूनिट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब पृथ्वी के कोर की जो डेंसिटी है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की कोर की डेंसिटी कितनी हो सकती है, कितना घनत्व होता है। तो आप 12 से लेकर आपके पास जो 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है। यानी कि अर्थ से लेकर, यानी कि सरफेस से लेकर कोर तक आपके पास ये डेंसिटी बढ़ रही। तो अब आपको सीधा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम क्रस्ट से पृथ्वी के कोर की ओर चलते हैं तो डेंसिटी लगातार क्या करती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या, अब फोकस करेंगे रीजन, क्या रीजन हो सकता है। देखिए बहुत सिंपल रीजन है। जब भी कोई चीज बनती है तो जितने भी हार्ड मटेरियल होता है, ठोस धातुएं होती है, वो उसके कोर में जाकर इकट्ठा हो जाती है। और ऐसे अर्थ के साथ भी हुआ कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, वो आपके पास हल्की मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और पृथ्वी का जो भीतरी भाग है उसमें आपके पास लोहा जैसी मजबूत धातु पाई जाती है, आपके पास निकल जैसी हार्ड मेटल पाया जाता है, ठीक है, लोहा हो गया, आपके पास निकल हो गया, ऐसे मेटल यहां पर पाए जाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे जब हम पृथ्वी की सतह पर जा रहे हैं तो उसका प्रेशर, उसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे तो उसका क्या होता है, घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर क्या होगा, लगातार आपके पास भारी पदार्थों की मात्रा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब भारी पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो उससे उसकी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब बीच में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की जो हमारा अर्थ है उसका एवरेज डेंसिटी कितना होता है, तो पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी लिया जाता है वो है 5.57 ग्राम पर
क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, कभी सीधा एवरेज पे फोकस करता है कि एवरेज डेंसिटी बताइए, अर्थ का एवरेज डेंसिटी क्या होता है, 5.57 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सीधा सा रीजन, क्योंकि पृथ्वी के भीतर जाने पर हमारे पास भारी धातुओं, जो भारी मेटल होता है वो आपको मिलने लग जाता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास डेंसिटी वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का मानना ये भी होगा कि पृथ्वी के बीच में तो कहीं आपको लिक्विड भी मिलेगा, तो लिक्विड, अगर हम एक ठोस पदार्थ का डेंसिटी लें और एक लिक्विड का डेंसिटी लें तो हमेशा आपके पास ठोस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो बीच में अगर लिक्विड होगा तो उसका डेंसिटी कैसे होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं लिक्विड भी है तो वो लिक्विड फॉर्म कैसा फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि केवल डेंसिटी मैटर नहीं कर रही है यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर भी मैटर कर रहा है और प्रेशर भी मैटर कर रहा है। ठीक है, अगर डेंसिटी की बात होती है तो भाई अगर लिक्विड ही लिक्विड है तो उसका क्या होगा, हो सकती है कि लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाता है, लेकिन प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, उस धातु की डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहला। दूसरा, हम टेम्परेचर ले रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए टेम्परेचर क्या होता है। आपको पता है कि पृथ्वी, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की क्रस्ट से अगर हम उसके कोर की ओर बढ़ते हैं तो आपके पास टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो टेम्परेचर भी हमेशा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जब अर्थ बना था तो अर्थ क्या है, एक आग का गोला था। ठीक है, और उसकी बाह्य सतह जो है वो धीरे धीरे ठंडी हो गई, लेकिन उसका जो भीतरी भाग है वो अभी भी क्या है, बहुत गर्म है। और उस गर्म होने के कारण क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत, अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के कोर में जो टेम्परेचर आ जाता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि जो सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है वो अर्थ के कोर तक वो टेम्परेचर जो है मिल सकता है। ठीक है, मिलता है। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर कैसे बढ़ा और टेम्परेचर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको क्लियर हो गया कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे पास इतना टेम्परेचर नहीं, हम किस टेम्परेचर में रह रहे हैं वो आपको पता है। और जैसे जैसे हम अर्थ के कोर की ओर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ चले जाएगा। अब टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है, ठीक है, और किस अनुपात में ये टेम्परेचर बढ़ता है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी के सरफेस से उसकी क्रस्ट कोर की ओर जाने पर टेम्परेचर में क्या प्रभाव पड़ता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वो जो टेम्परेचर है उस रेट ऑफ टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो तापमान बढ़ने की दर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके पास एसएससी, आपके पास यूपीएससी, आपके पास स्टेट पीसीएस में बहुत दफे पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है कि पृथ्वी की क्रस्ट से लेकर अगर आप 32 मीटर अंदर जाते हैं, गहराई तक जाते हैं, तो उसमें उस पर टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, अगर हमें यहाँ पर इसको यहाँ बता रहा हूँ कि मान लो कि ये यहाँ पर क्रस्ट है, ठीक है, और ये क्या है, कोर पॉइंट है, ये क्रस्ट है और ये कोर है। आप केवल 32 मीटर अंदर जाएंगे, ठीक है, 32 मीटर जब गहराई तक जाएंगे तो आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये कुछ दूरी तक ये होता है। मान लो कि 1 किलोमीटर तक प्रत्येक 32 मीटर पे क्या बढ़ रहा है, आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद 100, अगर जब आप रेट ऑफ टेम्परेचर को देख रहे हैं तो 100 किलोमीटर अगर आप 100 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक किलोमीटर पर आपके पास 12 डिग्री सेल्सियस में 12 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है पर किलोमीटर पे। यानी कि 1 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस क्या कर जाता है, अप हो जाता है। अगर आप यहां से 300 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, 300 किलोमीटर आप अंदर जा रहे हैं, तो प्रत्येक किलोमीटर पर आपके पास क्या पड़ेगा, टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पे इसके बाद जो है 100 किलोमीटर के बाद जो है 2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो लगातार क्या करता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और इसके बाद जो पृथ्वी की लास्ट पॉइंट है 6371 किलोमीटर जो कोर की वो है, यानी कि 300 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो देखिए, पहले 32 मीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, उसके बाद 100 किलोमीटर की दूरी तक प्रत्येक किलोमीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद 100 से 300 किलोमीटर की दूरी भीतर जाने पर, जब हम भीतर जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है प्रत्येक किलोमीटर पर। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है पृथ्वी की कोर तक प्रत्येक किलोमीटर पर। ठीक है, अब प्रश्न क्या था कि रेट ऑफ टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ना,
ओवरऑल तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, लेकिन रेट ऑफ टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? रेट ऑफ टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है? घटता है। यानी कि रेट ऑफ टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वो उसमें क्या होती रहती है? वो कमी आती रहती है, यानी कि वो डिक्रीज होता रहेगा। कैसे? पहले 32 मीटर पर आपके पास क्या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, पहले केवल 32 मीटर पे, और अगर उस हिसाब से मैं 1 किलोमीटर पे देखूं, अगर 32 मीटर पे 1 सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, आप उसको लगातार 32 मीटर अंदर जाएंगे, इस हिसाब से अगर ये बढ़ता जाएगा तो 1 किलोमीटर पे लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा हालांकि पूछेगा नहीं, आपसे केवल ये पूछता है 32 मीटर तक आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रत्येक 100 किलोमीटर पे आपके 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। यानी कि रेट ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां था? ऊपर, कि 32 मीटर में 1 डिग्री बढ़ गया, उसके बाद वो क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया। तो रेट ऑफ टेम्परेचर में हमेशा क्या होता है? रेट ऑफ टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है, जैसे कि हम अर्थ की सरफेस से उसके कोर की ओर जाएंगे। अब पृथ्वी के भीतर इतनी गर्मी क्यों है? एक रीजन तो मैं आपको बताया कि भाई पृथ्वी आग का गोला है, और जब पृथ्वी अलग हुआ, ठीक है, तो उसका बाह्य जो सतह है वो तो धीरे धीरे ठंडी हो गई, लेकिन उसका जो अंदरूनी भाग है वो अभी भी क्या है? उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। दूसरा रीजन कि पृथ्वी के भीतर जो है बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, और प्रेशर के कारण उनमें क्या होता रहता है? विस्फोट होते रहता है, ठीक है। विस्फोट होने के कारण जो है उनसे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती जाती है, जिसके कारण उसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और तीसरा रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो स्वयं प्रेशर भी क्या है? एक रीजन है उसकी गर्मी को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? इसको बढ़ाने के लिए। तो देखिए सीधी सी बात है कि प्रेशर कैसे बढ़ाएगा? प्रेशर कैसे बढ़ता है? आपने देखा होगा कि प्रेशर हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। प्रेशर किसके? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। ये टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भीतर जाने पे आपके प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास क्या होती है? डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके पास प्रेशर की होती है, ठीक है, और प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके पास टेम्परेचर का होता है, ठीक है। यानी कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। दोनों चीजें साफ है। अगर डेंसिटी बढ़ रही है किसी क्षेत्र की तो इसका मतलब वहां पर प्रेशर इंक्रीज होना है, और अगर कहीं प्रेशर बढ़ रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां का प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर, पृथ्वी के भीतर जाने पर टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अच्छा, कुछ लोगों को यहां पर थोड़ा सा देखो, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आपके, मैं आपको समझाता हूं कि जब हम वायुमंडल पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, तो उसमें हम प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं, और प्रेशर बेल्ट जब पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जिस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ता है, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ता है उसमें प्रेशर भी क्या करेगा? उसमें प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, उसमें प्रेशर डिक्रीज होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं कि यहां अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैं बहुत सिंपल सा देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? अगर आप एक आयतन के अंदर एक निश्चित आयतन, एक निश्चित वॉल्यूम ले रहे हैं और उस वॉल्यूम में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वहां प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई आपको मैं कह रहा हूं कि आपने एक कितली ली, ठीक है, कितली के ऊपर ढक्कन रखा, आपने नीचे से गैस जलाया, गैस जलाने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, तो जो पानी के अणु हैं उसने एक दूसरे अणु को क्या करा? जल्दी जल्दी हिट करना शुरू किया, और वो हिट होने के बाद कहां टकराए? उस केतली के सरफेस पर जाकर टकराए। तो प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब उसके बार बार लगातार टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो आपके पास उसके सरफेस पे टकराएंगे, तो आपका प्रेशर क्या होगा? क्रिएट होगा। लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर में ये चीज पढ़ते हैं तो वहां आयतन निश्चित कहां होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण गर्मी हुई, आपके पास जो हवा है वो हल्की होकर ऊपर उड़ी, तो ऊपर कोई छत थोड़ी है जिसमें वो प्रेशर बना देगी। आपके पास पूरा इन्वायरमेंट है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, और जब कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आई होप आप इस बात को समझ गए हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तीसरी चीज हमने यहां पर लिखी है प्रेशर। देखिए प्रेशर क्या होता है, मैंने यहां पर साफ साफ लिख दिया कि जहां डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर, जहां डेंसिटी बढ़ेगी वहां प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़, देखो क्या है, मैंने अभी कहा कि पृथ्वी का जो कोर पार्ट है वो किससे बना हुआ है? वो आपके पास फेरस से बना हुआ है, निकल से बना हुआ है। बेसिकली उसे निफे कहते हैं। निफे क्यों कहते हैं कोर पार्ट को? क्योंकि फेरस यानी कि लोहा और निकल जैसा भारी पदार्थ हुआ है। अब
ऊपर मिट्टी की चट्टान है, मैं एक हाथ में मिट्टी की चट्टान ले लूं और एक हाथ में लोहे की चट्टान ले लूं, किस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा? भाई लोहे की चट्टान पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा ना, लोहा क्या करेगा? ज्यादा प्रेशर बनाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप पृथ्वी के भीतर जाते हैं तो आपके पास भारी पदार्थ मिलने शुरू होते हैं, भारी पदार्थों की चट्टानें वहां निर्मित होती हैं, जिसके कारण वहां पर प्रेशर भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी कि डायरेक्ट मैंने यहां पर ये फॉर्मूला भी आपके साथ लिखा हुआ है कि आपके पास डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की, और प्रेशर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का। यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट से पृथ्वी कोर की ओर जाने पर आपके पास डेंसिटी भी बढ़ती है, आपके पास टेम्परेचर भी बढ़ता है और आपके पास प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन टेम्परेचर पे मैंने एक बात आपको अच्छे तरीके से समझा दी, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, पृथ्वी के एक कर्व को ले लेंगे। ठीक है, देखिए हमने एक हिस्सा लिया पृथ्वी का, जो हमने क्रस्ट से कोर तक काटा था। डन। इसको 3 भागों में तोड़ा गया। पृथ्वी को क्रस्ट से लेकर कोर तक 3 भागों में हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। पहला पार्ट ये, इस पार्ट को कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। सेकेंड पार्ट होता है मेंटल, और थर्ड पार्ट होता है कोर। डन। यहां से लेकर जो क्रस्ट की मोटाई बताई गई है वो बताई गई है 30 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक 2900 किलोमीटर होता है। यानी कि अगर हम केवल इसका वो ले लें तो ये होगा 2870 किलोमीटर। टोटल क्रस्ट से लेकर मेंटल की जो सीमा होती है, जो कोर के साथ मिलती है, वहां तक 2900 किलोमीटर होता है। 30 आप माइनस कर देंगे तो जो मेंटल की मोटाई होगी वो 2870 किलोमीटर आ जाएगी। और अगर आप इसको टोटल 2900 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये जो कोर की मोटाई आपके पास बच जाती है वो है 3471 किलोमीटर। यानी कि टोटल जो यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए वो इन सबको जोड़ के आना चाहिए 6371 किलोमीटर, क्योंकि उसकी रेडियस 6371 किलोमीटर। हम उस रेडियस को 3 भागों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। ठीक है, अब एक ऑस्ट्रेलिया के एक महान भूवैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है, आपके पास स्वेश ने क्या किया कि इन 3 पार्टों का जो नामकरण है वो कुछ दूसरी तरीके से कर दिया। उन्होंने कहा कि जो क्रस्ट है उसमें आपके पास 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। पहला सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलने के कारण उन्होंने इस पार्ट का नाम, जो क्रस्ट है, उसका नाम क्या कर दिया? सियाल कर दिया। मेंटल में उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलते हैं, एक मिलता है सिलिकॉन और एक मिलता है मैग्नीशियम। यानी कि उन्होंने इसके आधार पर इस पार्ट का नाम क्या कर दिया? सीमा। और तीसरा वो होता है कोर। कोर में 2 पदार्थ मिलते हैं, 2 एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, 2 मेटल सबसे ज्यादा मिलते हैं। एक है आपके पास निकिल और दूसरा फेरस। निकिल और फेरस, उन्होंने इसका नाम कर दिया निफे। क्या कर दिया? निफे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि सियाल, सीमा और निफे क्या है? सियाल क्रस्ट को कहते हैं, सीमा मेंटल को कहते हैं, और निफे किसको कहते हैं? कोर को कहते हैं। और ये जो नामकरण किया है ये किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस के द्वारा किए गए। ठीक है, उन्होंने ये एलिमेंट के आधार पर जो है इनको तोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर इस चीज से एक और क्वेश्चन आपके पास सामने आएगा कि ये जो पार्ट है आपके पास, कौन सा, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है, इसका नामकरण क्या है? इन सीमाओं का नामकरण किया गया। ठीक है, इसका नामकरण जो किया गया इसको कहते हैं मोह असंबद्धता, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहर्विक डिसकॉन्टिन्यूटी।
ठीक है। और जो मेंटल और कोर को सेपरेट करती है एक दूसरे से, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मोहरविक डिसकंटिन्यूटी और इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। डन। अब इन दो भागों को, इनको भी हमने क्या किया, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। असंबद्धता क्या होती है, जब मान लो कि कोई प्रकाश की किरण या कोई भी चीज जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है, तो जहां पर वो क्या कर रही है, अपनी स्पीड को डिसकंटिन्यू कर रही है, वहां पर उसको उस सीमा को हम क्या ले लेते हैं, उसका सीमा निर्धारण कर देते हैं और उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। मान लो कि आपने देखा होगा कि जब आपने पानी में कोई पेंसिल डाली हुई, तो पानी से नीचे जो पेंसिल दिखती है वो आपको तिरछी क्यों दिखती है? क्योंकि प्रकाश की किरणें अभी हवा में चल रही थी, वायु में चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो किस में गई, पानी में गई, तो उसकी स्पीड में क्या हो गया, अंतर आ गया, और उसी अंतर आने के कारण वो पेंसिल क्या होगी, आपको मुड़ी हुई दिखाई दी, यानी कि उसकी स्पीड डिसकंटिन्यू वहां पर हो गई है। तो इसीलिए इन सीमाओं का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है, जहां पर पी वेव्स की जो स्पीड है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, और उसी के आधार पर हमने इसे डिसकंटिन्यूटी फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, इसमें जो आपके पास क्रस्ट है उसको भी हम दो भागों में तोड़ देते हैं। क्रस्ट के भी अपने आप में जो क्रस्ट होता है उसमें भी पी वेव्स की स्पीड अलग अलग बिहेव करती है। सबसे ऊपर जो क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, जो एक होता है अपर क्रस्ट या इसको आउटर क्रस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है इनर क्रस्ट। ठीक है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को जो अलग करती है उसको भी हम क्या करते हैं, एक सीमा ले लेते हैं। उस सीमा को जो अलग करती है उसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं, या उस बाउंड्री को क्या कहते हैं, तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ऐसे आपके पास मेंटल में भी दो भाग होते हैं, मेंटल को भी आपने दो भागों में विभाजित किया, और इस लाइन को, इस बाउंड्री को जो हमने नाम दिया वह है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोर को भी हमने दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से ये 5 बाउंड्रियों से आपके पास सीधा क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। आपसे पूछता है मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगर आपसे कहा कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, आपसे कहा कि जो मेंटल है इसे कहते हैं अपर मेंटल। ठीक है, और लोअर मेंटल, इसके बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। यहां याद रखना, अंदर लोहा पाया जाता है कोर में, तो उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, यानी कि कोर के दो भागों को विभाजित करने वाला लेहमैन। सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट के दो भागों को तोड़ने वाला कोनार्ड। ठीक है, क्या करता है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। बाकी ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जो मेंटल के साथ सीमा लगा रहा है उसे एम से ही संबोधित करेंगे, तो ऐसे आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे। अच्छा, इसमें एक चीज और कि जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, या इसी का
अच्छा, जिस पार्ट पे जहां हम खड़े हैं, जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो तो लिथोस्फीयर हो गया, लेकिन इस पार्ट में यहां पर क्या होगा, इस पार्ट में यहां पर क्या होना है, यहां पर आपके पास समुद्र भी तो इसी पार्ट के अंदर है। अब जब महासागर भी इसी पार्ट के अंदर है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। उस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जो ये मेंटल वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इस पार्ट को हम कहते हैं, ये जो पार्ट है, ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर जो सबसे कोर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं बैरीस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, बैरीस्फीयर। ठीक है, ऐसी मेंटल वाले पार्ट को भी कुछ नाम दिया जाता है, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों में इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, ये कहाँ होता है, बैरीस्फीयर किस पार्ट को कहते हैं, कोर को कहते हैं, ये लाइनें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी बाउंड्री किसको अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के इन 3 भागों में से सबसे ज़्यादा चौड़ा भाग कौन सा है, वाइड ऑफ द अर्थ किस भाग को कहा जाता है। तो वाइड ऑफ द अर्थ, ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो बताते हैं भाई वाइड ऑफ द अर्थ किसको कहा जाएगा, क्रस्ट को कहा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वाइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक अंडा लिया होगा, इसको कैसे याद रखेंगे, ये संरचना को एक अंडे की तरह भांति याद रखिए। ठीक है, अंडे की तरह कैसे याद रखेंगे, आपने अंडे में देखा होगा आपके पास 3 परतें होती हैं। सबसे पहले उसका क्या होता है, बाहर का कवर होता है जिसको हम तोड़ के फेंक देते हैं। उसके बाद उसमें एक व्हाइट वाला कवर आता है, वो जो व्हाइट वाला कवर है वो मेंटल होता है। और उसके बाद उसमें एक पीला वाला कवर आता है, वो जो पीला वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, कोर। तो सबसे पतला कौन है आपके पास, बाहर वाला, यानी कि सबसे कम वॉल्यूम अंडे में किसका हो रहा है, बाहर वाले का। दूसरा वाला अगर हम सबसे ज्यादा मोटी परत देखेंगे तो किसकी है, व्हाइट वाले की। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, मेंटल की, इसलिए मेंटल को वाइड ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। और सबसे अंदर क्या होता है, कोर। तो इसको बेसिकली हम इसको शॉर्ट टर्म में देख लेंगे, क्योंकि आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मास सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका होता है। तो 2 मिनट और इसको हम यहां पर खत्म करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले क्रस्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, क्रस्ट। क्रस्ट में डिस्टेंस कितनी होती है, मैंने आपको बताया 30 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्रस्ट का वॉल्यूम कितना होता है, क्रस्ट का वॉल्यूम कितना होता है, क्रस्ट का वॉल्यूम होता है केवल 0.5% ऑफ अर्थ। अंडे वाला एग्जांपल दिया ना, सबसे पतला होता है। क्रस्ट का मास कितना होता है, क्रस्ट का मास, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो मास भी ऑब्वियसली कम होगा। तो इसका वैसे नील होता है, लेकिन नील हम लिख नहीं सकते, कोई भी मास बिल्कुल वो नहीं किया जा सकता, 0 नहीं किया जा सकता, इसलिए 0.2% ऑफ अर्थ, पूरी पृथ्वी का केवल 0.2% मास हमारे क्रस्ट के ऊपर है। तीसरा हम लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2.72, आपके पास 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एवरेज स्पीड ऑफ पी वेव्स कितनी होती हैं, तो इसमें देखो मैंने अपर क्रस्ट तोड़ा और लोअर क्रस्ट तोड़ा, तो अपर क्रस्ट में होती है 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड जो एवरेज होती है, और लोअर क्रस्ट में थोड़ा बड़ी होती है 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्रस्ट है, ये क्या है आपके पास। एलिमेंट भी हम लिखते थे, ठीक है, एलिमेंट मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और इसी के नाम पर स्वेस ने इसका नाम क्या कर दिया था, Cl कर दिया था, किसका नाम, क्रस्ट का। ये आपके पास क्रस्ट हो गई। इसके बाद हम किस पे चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं मेंटल पे। ठीक है, मेंटल का डिस्टेंस कितना होता है, मैंने आपको बताया कि टोटल क्रस्ट से लेकर, पृथ्वी की सतह से लेकर, जब आपके पास जहां गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी आपकी बाउंड्री लाइन है जो कोर के साथ मिलती है, वहां तक 2900 किलोमीटर होता है, जिसमें से 30 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इसका जो बिल्कुल एग्जिट इसकी जो लंबाई आएगी या गहराई आएगी वो आएगी 2870 किलोमीटर, यानी कि 2870 किलोमीटर। वॉल्यूम कितना होगा इसका,
ये पृथ्वी का सबसे चौड़ा भाग है, इसीलिए इसको वाइड ऑफ द अर्थ कहते हैं। अंडे में सबसे ज्यादा चौड़ा मोटा भाग कौन सा होता है? बीच वाला भाग, उसी से याद रखेंगे आप। तो इसका होता है 83.5% ऑफ अर्थ। सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस भाग में है? मेंटल में है। और वॉल्यूम ज्यादा है तो मास भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया कि इसका मास कितना होता है, तो इसका मास होता है आपके पास, देखिए इसका जो मास होता है वो आपके पास होता है 68.8% ऑफ अर्थ। ठीक है, 68 भी लिखा हो सकता है, पॉइंट में जो सबसे आपके पास नजदीकी वैल्यू होगी उसको आप लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं क्या? डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 325 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी मैंने आपको कितनी बताई है? 5 पॉइंट, जो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 5.57 या 5.5 आप याद रखेंगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एवरेज डेंसिटी होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी? एवरेज स्पीड ऑफ पी वेव्स की, तो एवरेज स्पीड ऑफ पी वेव्स कितना है? एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ पी वेव्स इसमें होता है 7.9 से लेकर किलोमीटर पर सेकंड से लेकर आपके पास ये होता है 8.1 किलोमीटर पर सेकंड तक, ये याद रखेंगे। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट की बात पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं पीछे चार्ट में, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? सीमा पड़ा था। ठीक है, तो ये किसका क्लासिफिकेशन हो गया? ये आपके पास हो गया मेंटल का। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है? मेंटल का है। ठीक है, इस कंफ्यूजन में उतरे ना कि हम ऊपर जो क्रस्ट है उसमें बहुत ज्यादा वो चौड़ा है तो हम उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा लिखेंगे, उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। ठीक है, मास भी कम होता है। और थर्ड पार्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, तीसरा जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं कोर। देखो कोर को भी यहां पर देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है कोर की? ठीक है भाई, टोटल रेडियस कितनी थी? हमने पृथ्वी ली थी, पृथ्वी की टोटल रेडियस कितनी थी? 6371 किलोमीटर, जिसमें से हम 2900 किलोमीटर का जिक्र तो कर चुके हैं मेंटल तक। यानी कि अब आपके पास कितनी बची? 3471 किलोमीटर। इसको माइनस कर देना, दिस माइनस 2900 किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो लगभग आपके पास इतना आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। वॉल्यूम, ये तो बहुत आसान है। आपके पास क्रस्ट का वॉल्यूम क्या था? 0.5। आपके पास मेंटल का वॉल्यूम कितना लिखा आपने मेंटल का वॉल्यूम लिखा, आपके पास क्या? मेंटल का जो वॉल्यूम था वो 83.5 था, तो 83.5 प्लस 0.5 84 हो गया। बचा कितना? 84 हो गया। 100 माइनस टोटल कितना होता है? 100 64। आपके पास कितना हो गया? 16 हो गया। 16% ऑफ अर्थ। ठीक है ना, सही लिख रहा हूं मैं। इसके बाद मास कितना होगा? हमने 0.2 उसका मास पढ़ा था क्रस्ट का, और 68.8 हमने मास पढ़ा था किसका? मेंटल का। दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास 69 हो गए। 100 माइनस 69 31% ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? डेंसिटी की। क्योंकि यहां लोहा है तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होनी है, हम कोर की जिक्र कर रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? इसकी डेंसिटी होगी आपके पास, मैंने आपको कहा था कि ये लगभग जो है आप 12 टू 13 तक जाती है। जो टोटल डेंसिटी जाती है 12 टू 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। और स्पीड ऑफ पी वेव कितनी होती है? लगभग सबसे ज्यादा 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एवरेज पी वेव्स की यहां पर क्या होती है? तरंगें चल सकती हैं। और लास्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूं यहां पर, ये एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट देखें तो हमने कहा था कि ये सबसे अंदरूनी भाग है जिसमें निकिल और फेरस पाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेफेफी कहते हैं। तो ये टोटल आंतरिक संरचना जो हमने पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा
और उसको हमने तीन उसके माध्यम से समझा, जो आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं, जिनमें हमने जिक्र किया आपके पास डेंसिटी का क्वेश्चन क्या क्या उठ सकते हैं कि अर्थ से कोर की ओर जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी, घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, क्यों बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आप क्रस्ट से कोर की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास रेट ऑफ टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ा, क्यों पड़ा, रेट ऑफ टेम्परेचर पर क्यों ऐसे प्रभाव पड़े, वो भी आपको पता होने चाहिए। आपके पास जो प्रेशर होता है उससे उस पर भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आप अर्थ के सरफेस से उसकी क्रस्ट की ओर कोर की ओर जाते हैं तो उस पर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपको पता है, ठीक है। वो हमने इन 3 माध्यमों से इसका अध्ययन किया और इसका ही इन सब का असर पृथ्वी की सरफेस पर आपको क्या किया जाएगा, दिखाई देगा। इसके बाद हमारे नेचुरल सोर्सेज आते हैं, नेचुरल सोर्सेज को नेक्स्ट वीडियो में टैली करेंगे। धन्यवाद।